podcast for Hindi and English medium students of class 9 history. It helpful for CTET and HTET exam also. You had already discussed with me French Revolution and in 18th century France society. Today we are discuss the next part of this chapter, the outbreak of the रेवोल्यूशन की फ्रांसीसी क्रांति के आउटब्रेक शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, आज हम ये स्टडी करेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। स्टूडेंट जिन्होंने इस चैप्टर की वीडियो फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नाउ वी आर अ स्टार्ट। Louis XVI had to increase tax for reason you have learnt in the previous section. जो लास्ट चैप्टर में इस चैप्टर के प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि जो लुई 16 है, फ्रांस का राजा है उस टाइम पर, उसने क्या किया, टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, टैक्सेस को इंक्रीज़ करने पर जो जनता थी वो उसके खिलाफ़ हो गई थी। बट हम यहाँ पर अब बात करेंगे कि लुई 16 ने जब टैक्स को इंक्रीज़ किया, रीज़न फॉर यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन, तो उसके पीछे क्या कारण था हम ये पढ़ चुके हैं। क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि सेना पर काफ़ी खर्च हो गया था, मनी की कमी हो रही थी, जिसकी वजह से लुई 16 ने टैक्स लगाए थे। हाउ डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, ही कुड हैव गोन अबाउट डूइंग दिस, कि उसने ये सब कैसे किया होगा। इन फ्रांस ऑफ द old regime, the monarchy did not have the power to impose tax according to his will alone. जबकि अगर हम फ्रांस के ओल्ड रेजिमा मतलब पुराने राजतंत्र की बात करते हैं, तो मोनरिच जो राजा होता है उसको ये राइट नहीं होता कि वो अपने अकॉर्डिंग अकेले ही टैक्सेस को लगा सके जनता पर। रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, जबकि उसको क्या होता है, स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाना पड़ता है कोई भी नए टैक्स लगाने के लिए। जर्नल विच वुड देन पास द प्रपोजल फॉर अ न्यू टैक्स, जब स्टेट जनरल की मीटिंग होती है तो जो राजा होता है वो अपने टैक्स का प्रपोजल उनके आगे रखता है। अगर वो पास कर देते हैं तो ही वो टैक्स जो होते हैं इम्प्लीमेंट में आते हैं। द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। देखो, अब जो स्टेट जर्नल है वो क्या है, एक पॉलिटिकल बॉडी यानी कि एक राजनीतिक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, विच इज़ 3 स्टेट, जिसके अंदर क्या होती हैं, तीनों स्टेट होती हैं, जो कि आप प्रीवियस पार्ट में, वीडियो के प्रीवियस पार्ट में आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 3 स्टेट कौन कौन सी होती हैं। तो वो तीनों स्टेट क्या करती हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर जनरल स्टेट की जो बैठक होती है, जनरल स्टेट की जो मीटिंग होती है उसमें भेजते हैं। हाउएवर द मोनरिच अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी, सिर्फ जो मोनरिच होता है मतलब जो राजा होता है उस टाइम पर, वो सिर्फ ये डिसाइड कर सकता था कि मीटिंग जो है कब और कहाँ रखी जाएगी। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। देखो, लास्ट टाइम पर ये जो मीटिंग हुई थी वो 1614 में की गई थी। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। देखो, ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर अ न्यू टैक्सेस। अब देखो यहाँ पर बताया है कि ऑन 5 मई, ठीक है, ऑन 5 मई 1789 लुई 16 called together an assembly of the state general to pass proposal of new tax। लुई 16 ने क्या किया, 5 मई 1789 को स्टेट जर्नल की मीटिंग को बुलाया, ठीक है, और उसके सामने अपने नए टैक्स का प्रपोजल रखा। A replacement hall in Versailles was prepared to host delegates। देखो, जब स्टेट जनरल की मीटिंग हुई तो वर्साई में जो राजमहल था राजा का, उसको काफ़ी अच्छे से सजाया गया, मतलब उसको एज लाइक अ ब्राइडल हम बोल सकते हैं, ब्राइडल की तरह सजाया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर 3 स्टेट के मेंबर्स ने गैदर होना था। देखो, द फर्स्ट एंड द सेकंड
स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी उन्होंने क्या किया, 300 रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो भेजे, हु वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच ऑन द टू साइड। वो जो 300 मेंबर्स भेजे गए स्टेट 1 और 2 से, वो आमने सामने फेस कर कर चेयर पर बैठ गए। आमने सामने चेयर का मतलब है जैसे एक रो इस तरह से हो गई, इस तरह से, और दूसरी रो इस तरह से हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर चेयर रख दी गई और ये जो दोनों जनरल थे स्टेट 1 और स्टेट 2 के जितने 300 रिप्रेजेंटेटिव, वो इस तरफ से दोनों साइड बैठ गए। वाइल द 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड द बैक ऑफ द थर्ड स्टेट। और इस जगह पर थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो स्टैंड हो गए। यहाँ पर थर्ड स्टेट आएगी आपकी, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पर सेकंड है। तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है उनको सीटिंग के लिए चेयर्स अवेलेबल हैं, बट जो 3 स्टेट के मेंबर हैं उनके लिए सीटिंग भी अवेलेबल नहीं थी। The third state was represented by its more prosperous and the educated member। जो थर्ड स्टेट थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध थे, मतलब संपन्न लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, रिच लोग वो, और एजुकेटेड मेंबर जो थे शामिल थे। पीजेंट, आर्टिशियन एंड वुमेन वर डिनाई एंटर टू असेंबली। किसान, आर्टिशियन जो कलाकार होते हैं, वुमेन औरतों को उस असेंबली में आने के लिए मना किया हुआ था, मतलब प्रतिबंध था उन पर, रिस्ट्रिक्शन थी कि वो इस असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। हाउएवर देयर ग्रीवनेस एंड डिमांड्स, जबकि उनकी ग्रीवनेस होता है उनकी तकलीफ़, दुख, उनकी जो भी तकलीफ़ें थी, जो भी मुश्किलें थी, एंड डिमांड्स, और उनकी जो भी मांगे थी, उनकी एक लिस्ट बनाकर 40,000 लेटर्स के रूप में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे थर्ड स्टेट से, वो क्या थे, साथ लेकर आए थे। देखो, वोटिंग इन द स्टेट जर्नल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ईच स्टेट हैड 1 वोट। जब वोटिंग होने लगी तो स्टेट जर्नल की तीनों स्टेट में क्या होता था, हर एक स्टेट का सिंगल एक वोट होता था। दिस टाइम टू लुइस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम पार्टी प्रैक्टिस। सेम वैसे ही लुई 16 ने सबके सामने जब अपना टैक्स का प्रपोजल रखा तो उन्हें कहा कि आप अपने अकॉर्डिंग अब जो भी प्रैक्टिस है, जो भी कार्रवाई है वो कर सकते हैं। बट द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, बट जो तीसरी स्टेट के मेंबर आए हुए थे, स्टेट डिमांडेड द वोटिंग नाउ टू बी कंडक्टेड बाय द असेंबली अ होल। तो उन्होंने कहा कि आप असेंबली में जितने भी मेंबर्स आए हैं उनकी वोटिंग करवाओ, वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। जबकि उन्होंने कहा कि एक मेंबर और एक वोट, मतलब हर एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ये क्या था, एक डेमोक्रेटिक सिद्धांत था, मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, लोकतांत्रिक सिद्धांत आप इसको बोल सकते हैं, पुट फोर्थ बाय द फिलोसफर लाइक रूसो इन द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये कहाँ से लिया गया था, ये रूसो की जो बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें से लिया गया था डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कि एवरी पर्सन का एक सिंगल वोट होना चाहिए। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जब राजा ने उनके इस प्रपोजल को मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि सिंगल पर्सन सिंगल वोट पॉसिबल नहीं है, तब मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। तो उसके विरोध में जो थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर असेंबली में आए हुए थे वो सारे के सारे असेंबली छोड़कर वहाँ से चले गए। The representative of the third state viewed themselves as spoken men for the whole French nation। अब क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के जो भी मेंबर थे, जो स्पोक्समैन थे, बोलने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, ऑन 20 जून को एक असेंबली गैदर की और वर्साइल के ग्राउंड हॉल टेनिस कोर्ट में जाकर वो असेंबली क्या होगी, गैदर हो गई। दे डिक्लेयर देमसेल्फ ए नेशनल असेंबली। उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली के रूप में घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि हम सब क्या हैं, एक नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। एंड स्वोर टू बी
This but still they had drafted constitution for France that would limit the power of the monarch. देखो उन्होंने क्या किया, और अपने आप में एक प्रतिज्ञा की, अपने आप में एक मतलब आप ये कह सकते हो कि उन्होंने अपने आप को ही एक प्रॉमिस टाइप में कर दिया, प्रतिज्ञा की कि वो जब तक फ्रांस के राजा की पावर के खिलाफ में, पावर के सामने अपना एक संविधान खड़ा नहीं कर देते, तब तक वो इस नेशनल असेंबली को ख़त्म नहीं होने देंगे. दे वर लीड बाय द मिराबियो एंड ओबेसियाई. देखो इनका नेतृत्व किसने किया, मिराबियो और ओबेसिया ने किया. मिराबियो वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली. जो मिराबियो था वो एक नोबल फैमिली मीन्स अ रिच फैमिली में पैदा हुआ चाइल्ड था, बट वाज कंसीव्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी टू फ्यूडल प्रिविलेज. जबकि वो चाहता था समाज के अंदर सामंतवाद यानी कि नोबल फैमिली का जो रुतबा है वो ख़त्म होना चाहिए. ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावर स्पीच टू द क्राउड असेंबली एट वारसाई. वारसाई के अंदर जितनी भी असेंबली इकट्ठी हुई उसने वहाँ पर क्या किया, जर्नली एक अच्छी स्पीच जिसको बोलते हैं वो डिलीवर की, जिससे कि वारसाई के अंदर जो भीड़ क्राउड इकट्ठा था उन सब ने उसकी स्पीच को काफ़ी अच्छे से सुना. ठीक है, बट अब यहाँ पर हम इसके बॉक्स को स्टडी कर लेते हैं. इस बॉक्स को बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम अपने आगे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं. देखो यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई हुई है, इस पिक्चर में द टेनिस कोर्ट, और ये टेनिस कोर्ट में जो असेंबली हो रही है 3 स्टेट की असेंबली, उसके बारे में बताया हुआ है. यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी सारे भीड़ इकट्ठा हैं, और ये जो मेंबर है ये मेंबर स्पीच दे रहा है. ठीक है, अच्छी सी स्पीच, जिससे कि क्या हो रहा है, जितने भी क्राउड असेंबली है वो सारी की सारी उनकी तरफ हो रही है, मतलब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है. अब आगे स्टडी करते हैं कि जो ओबेसियाई है, ओबेसियाई ओरिजिनली प्रिस्ट. जो ओबेसियाई था वो कौन था, एक प्रिस्ट था, पादरी था. रोट एन इन्फ्लुएंट पम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट. उसने क्या किया, एक पम्पलेट बनाई. पम्पलेट क्या होता है, प्रचार पुस्तिका बोल सकते हैं आप इसको. ठीक है, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए पेपर छपवाने को हम बोल देते हैं पम्पलेट. ठीक है, कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट. उसने कहा कि क्या है तीसरी स्टेट, क्यों बनाई गई, क्या है, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है. वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी बाय द वर्साइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. जबकि जो नेशनल असेंबली थी वो वर्साई के लिए अपना नया संविधान बनाने में लगी हुई थी. द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सेटल्ड विद द तृणमूल. और जो फ्रांस के लोग थे वो अपने अलग से कामों में लगे हुए थे. तृणमूल होता है आंदोलन करना, किसी भी चीज़ को आंदोलित कर देना. इस सर्वर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट. और जबकि सर्दी के मौसम की वजह से फसल जो थी हार्वेस्ट वो अच्छी नहीं हुई थी. द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज. जो प्राइस थे पाव रोटी के, ब्रेड के, वो क्या हो चुके थे, इंक्रीज हो चुके थे, बढ़ चुके थे. ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड हार्डर सप्लाई. जो बेकर्स थे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे, और वो क्या कर रहे थे कि सप्लाई को रोक रहे थे ब्रेड पाव की. आफ्टर स्पेंडिंग आर इन अ लॉन्ग क्यूज एट द बेकर, क्राउड एंड एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप. क्या हुआ कि एक काफ़ी लंबी आफ्टर अ स्पेंडिंग आर, काफ़ी घंटे खड़े होने के बाद बेकर की दुकान के बाहर एक लाइन लगती थी जिसमें लेडीज़ को काफ़ी घंटे खड़े होना पड़ता था, जिसकी वजह से क्राउड ऑफ एंगर, वुमेन जो थी उनको काफ़ी गुस्सा आया. ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक साथ ही उस शॉप पर स्टॉर्म्ड इनटू, उस पर आक्रमण कर दिया. एट दिस सेम टाइम, उसी ही टाइम पर द किंग ऑर्डर ट्रोप टू मूव इनटू पेरिस. जो राजा था, ट्रोप्स सेना को, राजा ने क्या किया, अपनी सेना को पेरिस की तरफ मूव करने के लिए बोल दिया. ऑन 14 जुलाई द एगेट क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टिल. क्या हुआ फिर, 14 जुलाई को एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई जिसने बास्तिल को डिस्ट्रॉयर कर दिया. इन द
countryside, rumors spread for village to village that the Lord of Manor had hired bands of brigands who were on their वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप। देखो इन कंट्री साइड और जो गांव में था, शहर में क्या हो गया, ह्यूमर्स, अफवाहें फैल गई विलेज टू विलेज, गांव से गांव में ये फैलती चली गई कि जो मैनार है, मतलब जो सामंती लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हायर्ड, उधार लिए हैं कुछ ऐसे गुंडे लोग, ठीक है, ऐसे आप ये कह सकते हैं ऐसे लोग जो कि दूसरे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, गुंडे मवाली लोग टाइप के, ऐसे लोग जो हैं सामत ने हायर किए हैं जो कि आएंगे और हमारी पकी हुई राइप क्रॉप होता है, पकी हुई फसलों को नष्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉयर कर देंगे। कोच इन द फ्रीज ऑफ वियर पीजेंट इन सर्वल डिस्ट्रक्टेड सीज्ड होल एंड पिच फॉक द अटैक्ड चटक्यूस। देखो चटक्यूस क्या होता है, जो गांव में बड़े बड़े गवर्नमेंट के किले बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं। जिससे क्या हुआ, डरे हुए लोगों ने, किसानों ने मिलकर गांव में जितने भी किले थे उन सबको क्या किया, डिस्ट्रॉयर कर दिया, उस पर आक्रमण कर दिया। दे लूटेड हार्डेड ग्रेन, बम डाउन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द a large number of just a minute, they looted hoarded grain and burnt down document containing records of mineral dues। देखो अब इसमें क्या हुआ, इसके अंदर जो उन्होंने क्या किया कि ग्रेन को लूट लिया, मतलब जो बड़े बड़े अनाज थे वहाँ पर जो उनकी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जैसे कि किसी की भूमि ली हुई, मतलब लैंड ली है तो उसकी रजिस्ट्री वहाँ रखी होती है, ठीक है, और ये रजिस्ट्री कहाँ रखी होती है, जो रिच लोग थे जिन्होंने किसानों की भूमि लेकर उनको पैसा दिया हुआ था, इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्री जहाँ पर इकट्ठी की हुई थी उन्होंने क्या किया, उस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉयर कर दिया। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल फीड फ्रॉम देयर होम्स, जिससे क्या हुआ कि जो अमीर लोग थे, सामंत लोग थे, वो इस भीड़ से डर गए और अपने घरों से दूर भाग गए। मैनी ऑफ देम माइग्रेट टू द नेबरिंग कंट्री, और कुछ तो ऐसे थे जो कि अपना देश छोड़कर ही चले गए। फेस्ड विद द पावर ऑफ द रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्नाइजेशन टू द नेशनल असेंबली। देखो एंड में क्या हुआ, अपनी पब्लिक की पावर को देखकर रिवॉल्विंग सब्जेक्ट, मतलब कि जो हंगामा करने वाले लोग थे उनकी पावर को देखकर लुइस 16 ने ये डिसाइड कर लिया कि नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके द्वारा बनाए गए जो भी सिद्धांत होंगे उसको चेक किया जाएगा, उसके लिए संविधान के लिए लागू किया जाएगा। On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolished the feud system of the obligation tax। एंड में आखिर में क्या हुआ कि 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने एक बिल पास किया जिसके अकॉर्डिंग जितने भी एक्स्ट्रा टैक्स लगाए गए थे वो ख़त्म कर दिए गए। मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, जो मेंबर्स थे क्लर्गी मतलब जो सामंती लोग या अमीर लोग जो फर्स्ट स्टेट में आते थे उनके पास जो पावर्स थी उनको भी फोर्सली कहा गया कि वो भी इन सारी पावर्स को ड्रॉप करें। टीथ्स वर ऑब्लिशड एंड लैंड ऑनडेड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड। देखो टीथ क्या होता है, टैक्सेस था जो कि वहाँ की पब्लिक है चर्च को पे करती थी तो उसको भी क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर। इस तरह से गवर्नमेंट की जो इनकम थी वो 2 बिलियन की बजाय यहाँ पर 20 बिलियन आएगा, ठीक है। जो ओल्ड बुक है वहाँ पर 2 बिलियन दिया हुआ है लेकिन जो करंटली न्यू बुक्स आ रही हैं उसमें 20 बिलियन लीवर की क्या हो गई, गवर्नमेंट को इनकम हो गई। अब हम इसके बॉक्सेस को रीड कर लेते हैं। देखो न्यू वर्ड में क्या है, चैतक्यूस क्या दिया हुआ है, कास्टल और स्टे रेजिडेंस बिलोंग अ किंग एंड नोबलमैन, एक ऐसी जगह जहाँ पर राजा और नोबलमैन के जो पर्सन होते हैं वो रहते हैं, यानी कि बड़े शान शौकत वाले किले को बोलते हैं।
मैनर एन स्टेट कंसिडरिंग द लॉर्ड ऑफ लैंड एंड इस मिशन, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपनी लैंड और अपनी ज़मीन होती है। देखो इसमें जो ये मैप दिखाया हुआ है इसके अंदर आपको क्लियर किया हुआ है कि ये वो भीड़ है जो अलग अलग जगहों पर जा रही थी और हंगामा कर रही थी। ठीक है, ये उन्हीं जगहों के नाम दिए हुए हैं। अब हम ये जो एक्टिविटी है, देखो इस एक्टिविटी में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एट द थर्ड स्टेट टेक द ओथ रेजिंग देयर आर्म्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ बेली। इस एक्टिविटी में कुछ नहीं बताया हुआ, यही बताया हुआ है कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, उनकी जो डायरेक्शन थी वो ये चाहते थे कि सभी को इक्वल राइट मिलना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर जो चीज़ दिखाई गई है, देखो इस पिक्चर में ऑलरेडी क्लियर दिखाया गया है कि ये एक पर्सन है, ठीक है, जो कि जैक लुइस डेविड है जिसने ये पेंटिंग बनाई। अब इसने ये बताया कि नेशनल असेंबली के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन जो है सामने से खड़ा है और बाकी जो भीड़ है वो इसके पीछे है। मीन्स जो पर्सन स्पीच दे रहा है उसका फेस जो है भीड़ की तरफ नहीं है, अपोजिट साइड है उसका। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? इस एक्टिविटी में आपसे यही पूछा गया है। अब कुछ सम इम्पॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये सम इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। देखो 1774 ये आपको रिवाइज भी करनी है और लर्न भी करनी है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू से। स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका शेयर करना वीडियो को और लाइक करना सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और वीडियोस बना सकूं। अगर आपको इस स्टडी मैटर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्ट द सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। 1774 लुइस 16 बिकम्स द किंग ऑफ फ्रांस। देखो 1774 में लुइस 16 जो था वो फ्रांस का राजा बना। फेस द एम्प्टी ट्रेजर एंड द ग्रोइंग डिस्कंटेंट विद द सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रेजिमा। उस टाइम पर क्या हुआ, जब लुइस 16 1774 में राजा बना तो जो पुराना ओल्ड रेजिमा मतलब जो पुराना राजतंत्र था वो खाली हो चुका था। उसने जो भी उसके पास पैसा था वो ऑलरेडी युद्ध में ख़त्म हो चुका था। तो जब लुइस 16 बना तो उसको एम्प्टी ट्रेजर मतलब उसको जो भी राज्य मिला उसका खजाना खाली हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हेन द लुइस 16 बिकम द किंग ऑफ फ्रांस, तो आपका आंसर हो जाएगा 1774। 1789 कन्वेंशन ऑफ स्टेट जर्नल थर्ड स्टेट फॉर्म नेशनल असेंबली। थर्ड स्टेट ने नेशनल असेंबली कब बनाई 1789 में। द बास्टल स्टॉर्म्ड पीजेंट रिवॉल्ट्स इन द कंट्री साइड। और 1789 में ही जो वहाँ की आंदोलन करने वाले लोग थे, हंगामा करने वाले लोग थे, पीजेंट किसान जो गुस्साए हुए किसान थे, उन्होंने क्या किया, बास्टल के किले को भी क्या कर दिया, स्टॉर्म कर दिया, तोड़ दिया। नेक्स्ट देखो 1791। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम टू अ लिमिट द पावर ऑफ द किंग एंड टू गारंटी बेस राइट टू द ह्यूमन बींग्स। 1791 में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में फ्रेम कर दिया गया पावर ऑफ किंग्स राजा की पावर को और ह्यूमन बींग्स को ये गारंटी दी गई कि बेसिक राइट्स टू द कि ह्यूमन बींग को भी एक विशेषाधिकार दिया जाएगा। 1792 से 1793 फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक। 1792-93 में फ्रांस क्या हो गया, एक रिपब्लिक बन गया। ओवर थ्रो ऑफ द जैकोबिन रिपब्लिक आर डायरेक्ट रूल्स फ्रांस। और जैकोबिन रिपब्लिक के क्या हो गए, फ्रांस में डायरेक्ट रूल्स आ गए। इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1804 नेपोलियन बिकम्स द एम्पायर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन जो है वो फ्रांस का राजा बना और उसने क्या किया, यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स को
अपने बीच में मिला लिया। 1815 नेपोलियन डिफीटेड बाय द वाटरलू। अब 1815 में 1815 में जो नेपोलियन है वो वाटरलू से क्या हो गया, डिफीटेड, हार गया। अगर आप इस वीडियो में देखें तो जितनी ये डेट्स हैं आपकी 1789 तक ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। 1791, 92, 93 और 94 की स्टडी हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनर्ची, इस ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। स्टूडेंट्स, आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा और आपका एक शेयर किसी ऐसे बच्चे की हेल्प कर देगा जो अच्छे से एजुकेशन लेना चाह रहा है बट वो ले नहीं पा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।